नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी शब्दकोश में जो शब्द है उसका क्रम निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और हिंदी भाषा की लिपि और हिंदी भाषा से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं और हिंदी भाषा के जो प्रमुख बोलियां और उपबोलियां हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दकोश में शब्द के क्रम का निर्धारण। तो हम इसका निर्धारण किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आने चाहिए स्वर। स्वर में सबसे पहले आता है ए ही एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, उ, री इनकी मात्राएं होती हैं। ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त स्वर हैं। फिर ए, अंग, अह, तो ये इनका क्रम होता है। सबसे पहले ए, आ, ई, उ इस प्रकार ये स्वरों का क्रम है। उसके बाद में देखते हैं व्यंजनों का क्रम क्या होता है। क के बाद में क्ष आता है। वैसे तो क्ष अंत में आता है वर्णमाला में, मगर यहाँ क के बाद में क्ष आता है क्योंकि क्ष जो है ये क और स से मिलके बना है। फिर ख, ग, घ, ङ ये क्रम आएगा। उसके बाद में च, छ, ज, फिर ग आएगा। इसको हम ग उच्चारित करते हैं मगर ये होता है ज। ज और ञ से मिलकर ये ज बनता है। उसके बाद में झ और फिर य। फिर ट वर्ग आता है, ट, ठ, ड, फिर आता है ड़, फिर ढ, फिर ढ, फिर ण, फिर ये क्रम आता है। उसके बाद में त वर्ग में आता त के बाद में आएगा त्र, त्र के बाद में आएगा थ, द, फिर द के बाद में द, दे, फिर ध, फिर न। तो ये क्रम त वर्ग का है। प वर्ग में आएंगे प, फ, ब, भ, म, ये र, ल, व, स के बाद में स्र, ये स और र से मिलकर बनता है। फिर स है। तो ये व्यंजनों का क्रम होता है। जो शब्द आएगा उसको इसी क्रम में हम रखेंगे। पहले स्वर, उसके बाद में व्यंजन। जैसे न्यास, नंद, नंदी, नकुल ये जो शब्द है इनको हमें क्या करना है? क्रम से सजाना है। तो न्यास के हम टुकड़े करेंगे तो न, ये, आ और स, ए, तो ये न्यास हो गया। नंद के टुकड़े करेंगे न, ए, न, ए और द, ए, तो ये नंद के हो गए। नदी का हो गया न, ए, द, ई, नदी हो गया। नकुल का हो गया न, ए, क, उ, ल। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा। तो इन सभी में क्या है? न दे रखा है। तो सबसे पहले हम न को सभी में काट देंगे। ये काट दिया न। फिर न के बाद में इसमें ये आ रहा है, ये आता है व्यंजन में। इसमें एंग आ रहा है, ए के ऊपर अनुस्वार, और इसमें ए आ रहा है तो ए वाला पहले आएगा। तो नदी वाला पहले आएगा और नंद वाला बाद में आएगा। और इसमें भी न, ए है तो पहले न, ए, इन दोनों में से कौन सा आएगा? नदी नकुल में से पहले कौन सा आएगा? न, ये न्यास वाला तो सबसे अंत में आएगा और नंद वाला तीसरे क्रम में आएगा। तो इन दोनों में से पहले क्रम में कौन सा आएगा? इसमें भी न, ए, इसमें भी न, दोनों को काट दिया। फिर इसमें द, इसमें क, तो क पहले आता है या द पहले क आता है? तो 1 नंबर पर तो नकुल आएगा, 2 नंबर पर नदी, 3 नंबर पर नंद और 4 नंबर पर न्यास। तो इस प्रकार से ये क्रम आएगा। ऐसे ही उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, ह्रास इनमें से भी हम देखेंगे तो इनके हम टुकड़े करेंगे। तो पहले क्रम में कौन? उ, त, क, एन, ठ, आ, ये उत्कंठा का हो गया। उ, त, क, स, ई, प, त, ए, ये उत्क्षिप्त का हो गया। उ, द, ये, ओ, ग, ए, ये उद्योग का हो गया। ह्रास का है, रे, आ, से, ए। तो इसमें सबसे पहले ह्रास वाला तो सबसे अंत में आएगा क्योंकि है जो है ये व्यंजन है, ये अंत में आता है तो ये तो सबसे अंत में आएगा।
अब ऊ की बात करें, तीनों ऊ पर स्टार्ट है तो ऊ तीनों के निकाल देते हैं, ये तो समान है। फिर तय आता है या दय आता है, तो तय आता है पहले, तो ये दो जो हैं ये प्रथम और द्वितीय पर सिर्फ उत्कंठा और उत्क्षिप्ति आएंगे। तीसरे नंबर पर उद्योग, चौथे नंबर पर ह्रास, इसमें तय काट देते हैं दोनों में। फिर क आ गया आगे, क काट देते हैं। फिर इसमें स आ गया, इसमें ए के ऊपर अनुस्वार आ गया, तो ए के ऊपर अनुस्वार यहाँ आ गया तो ये स्वर है, और ये इसमें क के आगे स जो है ये व्यंजन है। तो उत्कंठा जो है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा, उत्क्षिप्त सेकेंड नंबर पर आएगा, उद्योग थर्ड नंबर पे, और ह्रास जो है ये फोर्थ नंबर पे क्रम से आएंगे। उसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों में से सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ 4 शब्द रखे हैं, संशय, संवाद, संकोच, संकर। तो आपको इन शब्दों की तरह इनके टुकड़े करने हैं, और फिर आपको बताना है कि सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो नीचे जो उत्तर दे रखा है, सबसे पहले आएगा संकर, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सबसे पहले आता है। संशय का स एन स ए ये टुकड़े हो जाएंगे, संवाद के ये हो जाएंगे, संकोच के ये हो जाएगा, संकर का ये हो जाएगा। अब देखते हैं स तो सभी में है, तो स को काट दो सभी में। फिर अनुस्वार है सभी में, ए वाला ये भी काट दो, ये भी सभी में समान है। फिर स आता है तीसरे में स, फिर वह जो है ये स के से पहले आता है, इसमें क है और इसमें भी क है, तो ये जो है ये रह लव है, और फिर स है, तो ये जो है ये तो थर्ड पर आएगा, संवाद तो थर्ड पे आएगा, और फोर्थ पे आएगा संशय। और इसमें क आ गए, इसमें भी क आ गया, क काट दिया, क के बाद में इसमें ओ आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा संकर, सेकेंड पे आएगा संकोच, थर्ड पे आएगा संवाद, और फोर्थ पे आएगा संशय। फिर नीचे है निम्नलिखित शब्दों में से क्रम से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो यहाँ 4 दिए हैं, चंवर, चंचल, चमन, चावल। तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो पहले हम इनके टुकड़े करते हैं। चंवर जो है इसके टुकड़े किए ये आ गया, चंचल के टुकड़े किए ऐसा लिखा गया, चमन के टुकड़े किए ऐसा लिखा गया, चावल के टुकड़े किए गए ऐसा लिखा गया। तो सब में च जो है ये च हटा देते हैं सभी में। फिर ए और इस पर अनुनासिक चंद्र बिंदु है, इसके अनुस्वार है, और इसमें ए और आ है, तो इसमें ए वाला सबसे पहले आता है, तो 1 नंबर पर हो जाएगा नहीं, इसमें 1 नंबर पर आएगा चंवर, क्योंकि चंद्र बिंदु वाला पहले आएगा। फिर आता है अनुस्वार वाला, फिर आता है ए स्वर वाला, और फिर आस्वर वाला। तो ये क्रम इनका ऐसा ही रहेगा, चंवर, चंचल, चमन, चावल। तो पहले नंबर पे चंवर, सेकेंड पे चंचल, तीसरे पे चमन, और चौथे पे चावल। तो इनका ये क्रम इस प्रकार हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से क्रम से अंतिम स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा है। किंतु, कृति, क्रेता, क्षति। तो इसमें क और ई, इसमें क और री, तो इसमें ई है और इसमें री है क के बाद में, इसमें क के बाद में र है, और इसमें क के बाद में स है। तो क के बाद में स वाला क्या है, अंतिम है, ये थर्ड पे है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो अंतिम कौन सा है, क्षति है। सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह होता है ना कि चिन्ह है, न जो है वो है के बाद में उच्चारित होता है यहाँ पर। तो ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कि जिन चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे लिखने के लिए वो लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, राजस्थानी भाषा, मराठी भाषा, कोंकणी भाषा, नेपाली भाषा, मैथिली भाषा,
इन सभी भाषाओं की एक ही लिपि है, वो है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि का नाम है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी और असमिया भाषा की लिपि का नाम है बंगला। तो ये भाषा और उनकी लिपियां हैं। फिर है सम्मान भाषा लिपि। तमिल, उड़िया, मलयालम, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, कश्मीरी, ये सम्मान भाषा लिपियां हैं। इनकी जो भाषा है वही इनकी लिपि है। जैसे तमिल भाषा की तमिल लिपि, उड़िया भाषा की उड़िया लिपि, तो ये जैसी भाषा है वैसी ही इनकी लिपियां हैं। 4000 वर्ष पुरानी जो सिंधु लिपि है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यहाँ से सिंधु लिपि प्राप्त हुई है। ब्राह्मी लिपि का जो समय है वो ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी से लेकर 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि का समय माना जाता है। जो खरोष्टी लिपि है उसका समय ईसा पूर्व की 3री शताब्दी से 300 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का समय यहाँ दिया गया है। और यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है कि जो ब्राह्मी लिपि है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। जो उर्दू है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और ये लिपियां जो हैं ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। खरोष्टी जो है ये उर्दू लिपि की तरह लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास कौन सी लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। और ये लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं ओर चलती है। ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम शिलालेख है वो बड़ली गांव अजमेर जिले में जो ये पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुआ है। भारत की जो प्राचीनतम लिपियाँ हैं वो हैं सिंधु, खरोष्टी व ब्राह्मणी लिपियाँ। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि जो है इनकी दो शैलियाँ थी। इनको 2 शैलियों में विभाजित किया गया था। एक तो उत्तरी शैली, दूसरी थी दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली का जो समय है वो 4वीं-5वीं सदी माना जाता है। ये गुप्त कुटिल लिपि कहलाती है और इसमें क्या होता है? आड़ा तिरछा लेखन किया जाता है। और शारदा नागरी लिपि जो है ये 9वीं सदी में स्थापित हुई थी और ये देवनागरी, बंगला, गुजराती में प्रयुक्त की गई थी। तो देवनागरी लिपि किसमें है? शारदा नागरी से आई है। दक्षिणी शैली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कलिंग, पश्चिमी लिपियाँ दक्षिणी शैली में विकसित हुई है। फिर है देवनागरी लिपि के सुधार के प्रमुख प्रयास। कि देवनागरी लिपि के सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं वो यहाँ बताए गए हैं। गोविंद रनाडे ने 1896 ईस्वी में सुधार समिति गठित की थी। फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1926 ईस्वी को तिलक टाइप में देवनागरी लिपि की चर्चा की थी। काका कालेलकर जो समिति 1935 ईस्वी में गठित हुई थी उसने 1941 ईस्वी में ए की बारखड़ी के 14 सुझाव दिए थे। इसमें ए की बारखड़ी का मतलब है इसमें ए की ही मात्रा लग रही थी। ए, आ, ई भी ए के ऊपर से ही मात्रा लगाकर ऐसे बना दिया जाता था। तो इसमें सिर्फ ए का ही प्रयोग किया जाता था और उसमें लिपि चिन्ह लगा दिए जाते थे। फिर 1945 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा जो 1893 ईस्वी में गठित हुई थी। तो इस नागरी प्रचारणी सभा ने उप समिति का गठन करके सुझाव तैयार किया था। कब? 1945 को। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 5 अक्टूबर 1941 को सुधार समिति गठित की गई थी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति जो है वो 31 जुलाई 1947 ईस्वी को गठित हुई थी। उसने ए की बारखड़ी जो है उसको अस्वीकृत
कर दिया कि काका कालेलकर ने तो एक ही बार खड़े को स्वीकृत किया था और सुझाव दिए थे और आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति जो 1953 ईस्वी में बनी थी, उसमें क्या कहा गया कि अनुस्वार और जो संयुक्त व्यंजन है उनके प्रयोग पर बल देना चाहिए। डॉक्टर श्याम सुंदर ने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग पर बल दिया है कि जो पंचम वर्ण है, जैसे क का ङ, च का ञ, ट का ण, त का न और प का म, तो ये अंतिम जो पांचवा वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग पर बल देने वाले थे डॉक्टर श्याम सुंदर। आगे है लाला श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि वर्णमाला में से महाप्राण ध्वनियों को निकालकर उसके स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए। अल्पप्राण वो होते हैं जो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्पप्राण में आता है और दूसरा जो चौथा वर्ण है वो महाप्राण में आता है। जैसे क, ग और ङ ये अल्पप्राण में और ख, घ ये महाप्राण में आते हैं। तो कहा कि महाप्राण ध्वनियों को तो निकाल दो और जो अल्पप्राण की ध्वनियां हैं उनके नीचे कोई चिन्ह लगा दो, फिर वो महाप्राण बन जाएंगे। 1959 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देवनागरी के संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। केंद्रीय हिंदी समिति जो 1967 ईस्वी में गठित हुई थी, उसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी को अप्रमाणिक व रोमन जो लिपि है उसको प्रमाणिक माना है। तो जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं इन्होंने अंग्रेजी भाषा की लिपि को ही प्रमाणिक माना है, क्योंकि हिंदी भाषा का विकास बाद में हुआ है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। व्याकरण के प्रमुख रूप से 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में वर्णों को मिलकर शब्द का निर्माण होता है और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है और पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। फिर आगे है राजभाषा। अपने भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अपनी जो हिंदी भाषा है वो राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया है। संविधान सभा सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 से पहले हिंदी भारत की राजभाषा नहीं थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 जो लोकसभा में 13 अप्रैल को प्रस्तुत होता है और 25 अप्रैल को पारित हो जाता है और राज्यसभा में ये 3 मई को प्रस्तुत होता है और 7 मई को ये पारित हो जाता है। फिर आगे संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 के भाग 1 के तहत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी रहेगी और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी रहेगी और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया जाएगा। तो ये बात 343 के भाग 1 में कही गई है। अनुच्छेद 343 के भाग 2 के द्वारा अंग्रेजी जो भाषा है वो 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होगी, जिसे अधिनियम 1963 के द्वारा अनिश्चित काल तक किया गया। बाद में संशोधन करके इसको बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ये किया गया 7 जून 1963
55 को, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे बीजी खरे। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं ये प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम या उच्च न्यायालय संसद विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की जो भाषा है वो उस भाषा के बारे में अनुच्छेद 348 में कहा गया है। अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश जो दिया गया है वो अनुच्छेद 350 में दिया गया है। अंतिम जो अनुच्छेद है वो है 351, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। फिर आगे है स्वतंत्रता के समय भारत की जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी थी। स्वतंत्रता हमें मिली थी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनती है हिंदी। विदेशों में हिंदी प्रयुक्त की जाती है वो कौन कौन से विदेशी मतलब दूसरे देश हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है? मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खाड़ी जो देश हैं वहाँ पर हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। भारतीय संविधान में खड़ी बोली को भारत की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 120 जो भाग 5 में है इसमें संसद कार्य दिए गए हैं वो खड़ी बोली भाषा में ही संपन्न किए जाएंगे। अनुच्छेद 220 जो है ये भाग 6 जो विधानमंडल के जो कार्य हैं उससे संबंधित है, और अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में 22 बोलियों को शामिल किया गया है। आरंभ में 14 बोलियां शामिल थी, हिंदी, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, असमिया, उर्दू, उड़िया, संस्कृत, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी। तो शुरू में ये 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है तो उसमें सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया, भाषा हो गई 15। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 को 3 भाषाओं को और शामिल किया गया, भाषा हो गई 18। वो 3 कौन कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसका सूत्र हो जाएगा कॉमन। तो 71वें संविधान संशोधन में कॉमन जो बोलियां हैं उनको प्रयुक्त किया गया। तो ये 18 यहाँ तक हो गई हैं। फिर 92वां संविधान संशोधन जो 2003 को होता है उसमें 4 बोलियों को शामिल किया गया। इस प्रकार 22 बोलियां हो गई। वो 4 बोली कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो ये 4 बोलियां इसमें प्रयुक्त होने के बाद 22 बोलियां इसमें हो जाती हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के आधार पर देश को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो 3 क्षेत्र हैं, एक तो हिंदी भाषी, एक द्विभाषी और एक अंग्रेजी भाषी। अब हिंदी भाषी में कौन कौन से आते हैं? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड। तो ये जो राज्य हैं ये हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। इसके साथ ही दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी हिंदी भाषी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्विभाषी जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। फिर है अंग्रेजी भाषी राज्य कौन से हैं? शेष सभी जो राज्य बच गए जिन्हें गैर श्रेणी में रखा गया है वो अंग्रेजी भाषी राज्य हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा हिंदी के प्रयोग संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये हमने पहले देख लिया। संसदीय
राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं। केंद्र सरकार के हर मंत्रालय में मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है, मतलब व्युत्पत्ति, पहले सिंध होता है, फिर सिंध से हिंद बनता है और हिंद से हिंदी बनता है। फिर आगे देखते हैं, जर्मन विद्वान विलियम फोन हम्बोल्ट ने विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। इसमें सतम में आते हैं ईरानी, उर्दू और आर्य। कैंटम में आते हैं ग्रीक और जर्मनी। फिर आ गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इनका जो समय है वो है 1500 से 500 ईसा पूर्व है। इसमें वैदिक व लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जिनका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो भाषाएं हैं वो प्रयुक्त होने लगी थी। फिर है आधुनिक आर्य भाषाएं, जो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक चल रही हैं। इसमें हिंदी की उत्पत्ति जो होती है वो शौरसेनी अपभ्रंश से होती है। शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती को शामिल किया गया है। ये भाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं। और पैशाची में जो शामिल हैं वो है पंजाबी, टक, लहंदा, केकई। तो ये पैशाची से निकलने वाली बोलियां हैं। ब्राह्मण से सिंधी, खस से पहाड़ी और महाराष्ट्रीय से मराठी, मागधी से बिहारी और अर्धमागधी जो है वो उससे पूर्वी हिंदी भाषाएं निकली हैं। फिर है प्रारंभिक काल, मतलब 1000 से 1500 ईस्वी तक का जो समय है। इसमें डिंगल, मैथिली, दक्षिणी बोलियों का प्रचलन शुरू हो गया था। फिर मध्यकाल आता है 1500 से 1800 ईस्वी तक। इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली का प्रचलन शुरू हो गया और ये मुगल समय कहलाता है। फिर आधुनिक काल जो 1800 ईस्वी से वर्तमान काल तक है, इसमें इसको हिंदी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे है हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उनकी प्रमुख बोलियां जो हम नीचे देखने जा रहे हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी, तीसरी है पूर्वी हिंदी, चौथी है बिहारी, पांचवी है पहाड़ी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं और इनके अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है, जिसको कोरवी भी कहा जाता है। ब्रज आती है, जिसको अंतर्वेदी कहा जाता है। बांगरू है, जिसको हरियाणवी कहा जाता है। कन्नौजी, बुंदेली। तो ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी का उद्गम जो है वो ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। इसमें मारवाड़ी, जिसे मरु भाषा कहते हैं, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी जो जयपुर में बोली जाती है, जयपुरी भाषा कहलाती है, मालवी, ये 4 बोलियां जो हैं ये राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी आती हैं। और पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी जो है, पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, जिसको केदारखंड भी कहा जाता है, और कुमायूनी। तो ये 3 पहाड़ी उपभाषाओं की बोलियां हैं। फिर हम बारी बारी से नीचे इनका वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहले करते हैं खड़ी बोली भाषा का, जिसको सर हिंदी भी कहा जाता है और हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। इस खड़ी बोली का जो नामकरण है वो लल्लू लाल मिश्र ने 1803 ईस्वी में प्रेम सागर की भूमिका में किया था। प्रेम सागर इनका ग्रंथ है। इस खड़ी बोली का जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से हिमालय तराई तक का जो क्षेत्र है उसमें होता है, जिसमें अंबाला, मेरठ, बिजनौर आदि शहर आते हैं। हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली को ही माना जाता है। इसके योगदान में ब्रज, बांगरू, उर्दू का प्रमुख स्थान रहा है। फिर है ब्रज भाषा,
ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, ग्वालियर, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बरेली, मथुरा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, ये सभी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। यहाँ ब्रज जो बोली है उसका विकास हुआ है। बांगरू जो बोली है ये करनाल, रोहतक, पानीपत, हिसार, पटियाला, सोनीपत, ये हरियाणा के जिलों में बोली जाती है और दिल्ली क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कन्नौजी जो है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, शाहजहांबाद, कन्नौज आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड, झांसी, बांदा, हमीरपुर, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पन्ना, होशंगाबाद, मुरैना, रायसेन, दमोह, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जहाँ बुंदेली का प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ी बोली जो है ये शुद्ध मारवाड़ी जो है वो जोधपुर में बोली जाती है। ऐ और औ के स्थान पर ऐ, ऐओ प्रयुक्त किया जाता है। जैसे छाछ है, सास को छाछ बोलते हैं, सड़क को हड़क बोलते हैं, पानी को पानी, इस प्रकार इनका उच्चारण ये करते हैं। फिर आगे है मारवाड़ी की जो उप बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मारवाड़ी की उप बोली थली, डटकी, गोड़वाड़ी, माहेश्वरी, नागौरी, ओसवाली, बीकानेरी, ये मारवाड़ी की उप बोलियां हैं। फिर जो डिंगल शैली है वो अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनी है और जो पिंगल शैली है उसमें अपभ्रंश राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। फिर है मेवाती। मेवाती जो है ये पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ जो अलवर में है यहाँ पर ये बोली जाती है। कामा डीग नगर जो भरतपुर में है यहाँ पर भी ये बोली जाती है। गुड़गांव, मथुरा उत्तर प्रदेश में भी ये बोली जाती है। फिर मेवाती की उपबोलियों की बात करें तो राठी, महेड़ा, कठेर, अहीरवाटी, ये इनकी उपबोलियां हैं। अहीरवाटी जो है ये बांगरू व मेवाती के बीच की बोली मानी जाती है। फिर है ढूंढाड़ी जिसको झाड़साही भी कहा जाता है। ये जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी की जो उप बोलियां हैं वो हैं किशनगढ़ी, अजमेरी, तोरावाटी, शाहपुरी, चौरासी, राजावटी, नागरचौल और सिपाड़ी, तो ये ढूंढाड़ी की उप बोलियां हैं। ढूंढाड़ी में क्या होता है 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी बात बोलते हैं तो वो 6 शब्द लगा देते हैं, जैसे कहीं 6। फिर आगे है मालवी। मालवी जो है ये झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, झाबुआ, रतलाम, सीतामऊ, यहाँ पर मालवी बोली का प्रयोग किया जाता है। मालवी बोली की उप बोलियां कौन कौन सी हैं? निमाड़ी, रतलामी, सोंदवाड़ी, उम्मठवाड़ी, ये मालवी की उप बोलियां हैं। फिर है अवधी। अवधी जो है ये लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, मिर्जापुर, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयाग, खीरी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, बहराइच, फैजाबाद, लखीमपुर, फतेहपुर, गोंडा जो यूपी में पड़ते हैं ये, तो यहाँ पर ये बोली जाती है। मुस्लिम, बिहार के जो मुस्लिम हैं वो भी अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे है बघेली। यह रीवा, बांदा, शहडोल, सतना, सीधी, मांडल, दमोह, जबलपुर, यहाँ पर ये बघेली बोली जाती है। जो छत्तीसगढ़ी है ये सारगुजा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, राजनांदगांव, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। मैथिली जो है ये पूर्वी चंपारण, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, संथाल, यहाँ पर ये बोली जाती है। मगही जो है ये पटना, गया, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर, रांची क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर आगे है भोजपुरी। भोजपुरी जो है ये भोजपुर, बनारस,
मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, सारण, बस्ती आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी जो है ये शिमला, कुल्लू, मनाली, भद्रवाह, चंबा, मंडी, चकराता, लाहौल स्पीति, मंसूरी, यहाँ पर ये पश्चिमी पहाड़ी जो बोली है ये बोली जाती है। इसकी जो पश्चिमी पहाड़ी की उपबोलियाँ हैं वो हैं सिरमौरी, जौनसारी, क्योंठली, चमियाली, बघाटी। फिर है गढ़वाली। गढ़वाली जो है ये उत्तराखंड के गढ़वाल, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी में बोली जाती है। कुमायूनी जो है ये उत्तराखंड के कुरमांचल, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ में बोली जाती है। मेवाड़ी जो है इसे ग्रियर्सन चटर्जी, मोतीलाल मिनारिया, नरोत्तम स्वामी ने मारवाड़ी की उपबोली माना है। उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में ये बोली जाती है। इसमें ऐ औ स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। हाड़ौती जो है ये ढूंढाड़ी के समान व मेवाती मालवी से प्रभावित बोली है। ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। वागड़ी जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है और इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। च के स्थान पर छ और श के स्थान पर छ के स्थान पर तो स का प्रयोग और श के स्थान पर है उच्चारित इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।